कपूर खानदान का राज बॉलीवुड में अभी हाल ही में 100 साल का हो गया है। इस सेंचुरी में कपूर खानदान ने सिर्फ फिल्म जगत को इन्फ्लुएंस नहीं किया है, फिल्म मेकिंग स्टाइल को बदला है अपनी परफॉर्मेंसेस से, फिल्म की कहानियों से, डायरेक्शन के स्टाइल से और कई बार सिर्फ अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली ऑरा से। पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक 4 जनरेशन जिसने हिंदी सिनेमा को सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि ग्लोबल सिनेमा तक में सिर्फ इंस्पायर नहीं रेवोल्यूशनाइज करा है। चाहे वो हिंदी सिनेमा की नींव रखने वाले पृथ्वीराज कपूर हो जो एक अनपेड एक्स्ट्रा से हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने, जिन्होंने अपने थिएटर प्लेस से इंडिया की यूथ को ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने का जोश दिया, या इंडिया की सॉफ्ट पावर को ग्लोबल रिकॉग्निशन देने वाले उन्हीं के 10वीं फेल बेटे राज कपूर हो जो एक्टर थे, राइटर थे, डायरेक्टर थे, हिंदी सिनेमा के एक समय के सबसे बड़े प्रोडक्शन स्टूडियो को सेटअप कर रहे थे, जिनकी कई फिल्मों से उन्होंने एक आम इंसान की कहानी को दर्शाया, एक नए नवेले नौजवान आजाद देश की नेशनलिज्म की स्पिरिट को हर व्यक्ति के अंदर डाला, विमेन एम्पावरमेंट की बात करी, मेल गेज को दर्शाया, ये उनके इनफिडेलिटी के रूमर्स की बात हो या फिर उनके गाने जो रशिया में सिविल कूप इंस्पायर कर रहे थे। जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था, जिनकी परफॉर्मेंस ने इंडियन सिनेमा में मूवी जॉनर के कल्चर को शुरू किया। या राज कपूर के भाई शम्मी कपूर, कपूर खानदान के नोटोरियस रिबेल, जिन्होंने कपूर खानदान की लेगेसी के खिलाफ जाके कमर्शियल सिनेमा में काम किया, कमर्शियल सिनेमा को अपने चार्म, अपने ऑरा से हिंदी सिनेमा में टाइटल पाया एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया का। या फिर ऋषि कपूर हो जो कपूर खानदान के होने के बावजूद उनका झुकाव टुवर्ड्स कैरेक्टर रोल्स और अपने अंतिम दिनों तक ऐसे कैरेक्टर रोल्स की चॉइसेस जो फिल्म के फर्स्ट लीड की स्पॉटलाइट भी छीन सके। शशि कपूर का पैरेलल सिनेमा में रुझाव, राजीव कपूर, रणधीर कपूर की अनप्रेसिडेंटेड परफॉर्मेंसेस के बावजूद उनका डिक्लाइन, करिश्मा कपूर का उभरता फिल्म करियर का डाउनफॉल उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से, करीना कपूर जो अपनी ही बहन को रिप्लेस कर देने वाली थी अपने नेशनल अवार्ड विनिंग अनप्रेसिडेंटेड रोल्स के चलते, 30s और 40s के एरा में साइलेंट से टॉकीज का ट्रांजिशन हो, सिंगर एक्टर्स से प्लेबैक सिंगर्स बुलाकर हिंदी सिनेमा को रीइन्वेंट करना हो, भारत में आने वाली पहली 70mm फिल्म से लेकर फिल्म बनाने की तकनीक जैसे कैमरा रिग्स, फिल्म रिग्स को अपग्रेड करना, फिल्मों में दिखने वाले एक्टर्स की स्टाइल और पर्सोना का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रीडिफाइन करना, डांसिंग आइकन, एक्टिंग आइकन, स्टाइल आइकन। कपूर खानदान हमेशा सुर्खियों में रहता है, चाहे वो उनका कंट्रोवर्शियल फिल्म चॉइसेस हो, उनकी पिक्चरें बनाने के तरीके हो, वो ना 50s में बदला है ना आज बदला है। आलम यह था कि कपूर खानदान में शादी करने के बाद फिल्मों में बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस के करियर खत्म हो जाते थे। उसी नॉर्म से उसी खानदान के एक 16 साल की रिबेल ने खिलाफत करके अपना नाम बनाया। रणबीर कपूर आज भी साल की बड़ी से बड़ी हिट देने की काबिलियत रखते हैं। आज जहां नेपोटिज्म या बॉलीवुड में कई स्टार किड्स को अनफेयर चांस देना जनता के अंदर एक चर्चा का बड़ा विषय है, तो वहीं कपूर खानदान के नेपो किड्स 70 साल से भी ज्यादा अपनी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज से ग्लोबल सिनेमा तक को टक्कर दे रहे हैं। तो सवाल तो ये उठता है कि इतनी सक्सेस, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जिनके बारे में हम बात करेंगे, उनके राइज, फॉल, पॉपुलैरिटी, फेम, सब चीज को मिलाने के बाद क्या है बॉलीवुड के, इंडिया के, फिल्म जगत के कपूर खानदान की लेगेसी? उनकी एक रिफॉर्म्ड, नॉर्म ब्रेकिंग फिल्म चॉइसेस, उनका पैशन टुवर्ड सिनेमा, उनकी ह्यूमिलिटी या फिर उनका स्टार वाला एटीट्यूड। कमर्शियल फिल्मों से लेकर सेंसिबल फिल्में, रियलिस्टिक सिनेमा, सब में छाप छोड़ने वाली कपूर फैमिली, क्या उनका नाम आज सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि कपूर नाम वाले सारे लोग आज अच्छी फिल्में कर रहे हैं, या फिर कपूर फैमिली का हर एक इंसान इतना काबिल निकला कि उनका खुद का इन्फ्लुएंस बहुत मैजिकल है? साइलेंट मूवी बेधारी तलवार से लेकर वायलेंट मूवी एनिमल तक इंडियन सिनेमा ने कपूर खानदान को बहुत कुछ दिया है, फेम, रिकॉग्निशन, टैलेंट, लव, हेट, फैमिली, सब कुछ। तो आज इस वीडियो को खत्म करते करते तुम्हारा परसेप्शन टुवर्ड्स बॉलीवुड की कपूर फैमिली पूरा बदल जाएगा। अगर ऐसे टॉपिक्स तुम्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। और आओ तुम्हें समझाते हैं कि बॉलीवुड कपूर खानदान के साथ और कपूर खानदान की वजह से कैसे बदला।
कपूर खानदान और बॉलीवुड की शुरुआत लगभग एक साथ हुई थी, क्योंकि 1920s का बॉलीवुड कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट इंडस्ट्री था। उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट, पहला वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग का मैसेकर और उन सब के बीच में ऐसी कई फिल्में जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस जनता के सामने रख जाती थी उस समय की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ये वो समय था जब फिल्मों में गिने चुने काम करने वाले कुछ एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स कोई स्टार्स नहीं थे, बल्कि एट पार थे उस समय के फ्रीडम फाइटर्स के साथ, सोशल वर्कर्स की तरह, जो उस समय के माहौल में साइलेंट मूवीज के थ्रू कमेंट कर रहे थे रिलीजियस नॉर्म्स, अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम्स। ऐसी फिल्में बना रहे थे जिनमें एक रिलीजियस थीम तो था पर एक मॉडर्न मैसेज के साथ। और इन सब के चलते 1927 में आई द इंडियन सिनेमाटोग्राफ कमेटी, जिसमें थे 3 ब्रिटिश और 3 इंडियन डिप्लोमेट्स। ये बनी इसलिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार उस समय की इंडियन फिल्मों से बहुत एंग्शियस थी और उसी एंग्जाइटी को रिजॉल्व करने के लिए मानो इन्होंने बेफिजूली में चलानी शुरू कर दी अपनी कैची उस हर फिल्म पर जो एक सोशल मैसेज देना चाहती थी। और उस केओस में अपनी मासी से कुछ पैसे लेकर 24 साल के पृथ्वीराज कपूर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखते हैं। और एक एक्स्ट्रा की तरह 1929 की मूवी बेधारी तलवार में पृथ्वीराज कपूर स्टार्टेड हिज मार्क इन हिंदी सिनेमा। फिर मूवी आई सिनेमा गर्ल, एक मूवी अबाउट द फिल्म मेकिंग सेंसरशिप बाय द ब्रिटिशर्स, जिसमें पृथ्वीराज कपूर वाज साइंड एज अ लीड एक्टर। उन सारे रिपोर्टर्स के मुंह पर एक ताला था जिसकी वजह से ही became the leading most paid actor in the 1930s and 40s. 1930s का बॉलीवुड again was scorching with the aftermath of the Great Depression, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हर देश लगभग एक गरीबी से जूझ रहा था। उस समय में पैसों की कमी थी, लेकिन फिल्में बननी बंद नहीं हुई, बल्कि कम बजट में ज्यादा फिल्में बन रही थी और साथ ही बढ़ रही थी उन फिल्मों को देखने वाले लोगों की गिनती, जिसके चलते सिनेमा भी अपग्रेड हो रहा था। और फिर आई 1931 में आलम आरा, इंडिया की पहली टॉकी बोलती फिल्म, साइलेंट एरा को खत्म करने वाली पहली फिल्म, जिसमें पृथ्वीराज कपूर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, आदिल नाम का। वही पृथ्वीराज कपूर जो अपने थिएटर प्लेज में अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपनी डायरेक्शन से, अपनी आवाज से, अपनी लिखाई से उस समय की यूथ को सोशल नॉर्म्स, रिलीजियस डिफरेंसेस, इंडियन कल्चर और इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्म, रिफॉर्म कर रहे थे। और साथ ही साथ उनके भाई त्रिलोक कपूर कुछ अलग सिनेमा कर रहे थे। और इस खानदानी सक्सेस के साथ इस परिवार पर आई और थोड़ी ताकत अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की। उस समय अशोक कुमार, केएल सहगल, सौरभ मोदी के साथ साथ अब पृथ्वीराज कपूर एंटर्ड इनटू द लाइन ऑफ द फर्स्ट आइकॉनिक सुपरस्टार्स ऑफ हिंदी सिनेमा, जिनके बारे में आज शायद लोग भूल चुके हैं, क्योंकि 1942 तक में आने वाली पिक्चर सिकंदर के साथ पृथ्वीराज कपूर सरपास्ड हिज पीयर्स इन टर्म्स ऑफ फेम, रिकॉग्निशन एंड इंपैक्ट। और धीरे धीरे जब देश का माहौल और टेंस होने लगा तो फिल्मों ने भी अपना रूप बदल लिया। माइथोलॉजिकल सेटिंग से फिल्में अब एक आम इंसान पर बनने लगी। और पृथ्वीराज कपूर एक बड़े फिल्म स्टार तो बन चुके थे, लेकिन उनका पहला प्यार अब भी थिएटर ही था। उन्होंने आगे जाकर बहुत सारी आइकॉनिक फिल्में जैसे महारथी, कर्ण, फूल, देवदासी, विक्रमादित्य, मुगले आजम की, पर अपने थिएटर ग्रुप पर उनकी लॉयल्टी हमेशा अपने सिनेमा से ज्यादा थी। 1940s का सिनेमा अब और टेंस था, जहां पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जूझ रही थी और वहीं इंडिया अपनी अलग सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था ब्रिटिश सरकार से। सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स बिखरे पड़े थे, दंगे फसाद मानो आजकल की खबरें बन गई थी। जहां कुछ फिल्म मेकर्स, एक्टर्स एक एस्केपिस्ट सिनेमा बनाने में मशगूल हो गए, तो कुछ लोग आज भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को अपनी फिल्मों का सब्जेक्ट बना रहे थे, जिसका एम या तो उस समय की जनता को उस टेंस माहौल में हंसाना, एंटरटेन करना था, या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाने की इंस्पिरेशन देना था। और इस सब भीड़ के बीच में पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर डिसाइड्स टू मेक मूवीज ऑन सोशल रिफॉर्म्स। राज कपूर के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उनकी अपब्रिंगिंग आर्य समाज के हिसाब से हुई थी, और शायद इसी की वजह से रिलीजियस सोशल रिफॉर्म्स, उनके इंप्लीमेंटेशन ऑन पर्सनल लाइफ, सोसाइटी हमेशा ही उनकी फिल्मों के सबसे बड़े यूएसपी रहे थे। अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने कई फिल्में जैसे इंकलाब, वाल्मीकि कर चुके थे, और ये सिनेमा की दुनिया उनको इतनी फैसिनेटिंग लगी कि अपनी 10वीं की पढ़ाई छोड़कर वो फिल्मों में घुस गए। 1947 में इंडिया को मिली इंडिपेंडेंस और इंडियन सिनेमा को एक अनप्रेसिडेंटेड बूस्ट, और साथ ही साथ राज कपूर को फिल्मों में अपना पहला रियल ब्रेक विद द मूवी नीलकमल, ऑल्सो हिज फर्स्ट फिल्म विद मधुबाला। उनकी अगली 3 फिल्में जो अपनी रिलीज पे तो फ्लॉप रही, पर उन्होंने राज कपूर को इतना टेम्प्ट कर दिया कि अपनी फिल्में बनाने की जिम्मेदारी उन्हें अपने हाथ में लेनी पड़ी। उस समय बॉम्बे टॉकीज, इंपीरियल फिल्म कंपनी, हिंदुस्तान फिल्म कंपनी बाय दादा साहब फाल्के इंडियन सिनेमा के, हिंदी सिनेमा के फर्स्ट सेट ऑफ फिल्म स्टूडियोज थे, फाउंडेड बाय डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर जो अपनी बनाई हुई फिल्मों को रीइन्वेंट, रीब्रांड करना चाहते थे। लेकिन फ्लॉप देने वाले एक्टर राज कपूर का प्रोडक्शन हाउस आरके स्टूडियोज एक अलग कहानी था। उस
उस समय उनके पियर्स देव आनंद, दिलीप कुमार जहां अब वर मेकिंग स्टोरीज ऑन रूरल सेटिंग्स, यूथ का रोमांस, तो वहीं राज कपूर नाउ ट्रांजिशनड इनटू अ मोर नेशनलिस्टिक सिनेमा। क्योंकि वो देश जो अभी अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी में पीछे था, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी में कमजोर था, पार्टीशन, राइट्स उसकी इमेज खराब कर रहे थे, बुक मरी थी, प्रॉब्लम्स थी, उस सब के बीच में वो राज कपूर का सिनेमा था जिसने लोगों को एक होप दी, एक एक्सेप्टेंस दिया कि भले ही ये वो समय है जब इंडिया हील कर रहा है। तब उनकी फिल्में जैसे अनाड़ी, आवारा, बूट पॉलिश शोकेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर, जिसकी बात अभी थोड़े टाइम पहले मोदी जी ने भी करी। जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। क्योंकि उनके गाने जैसे मेरा जूता है जापानी या नन्ना मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है शोकेस द वैल्यू ऑफ इंडिया होपिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। एंड सिर्फ नेशनलिस्टिक सिनेमा से उम्मीद नहीं, राज कपूर ने नरगिस के साथ हिंदी सिनेमा को अपना पहला आइकॉनिक ऑन स्क्रीन डुओ दिया, जिसके बलबूते पे सिर्फ राज कपूर ही नहीं बल्कि उनके राज कपूर बैनर्स का फेम रिकॉग्निशन वाज एन अनएक्सपेक्टेडली इजी फेम टू सरपास। शैलेंद्र की आवाज इन द म्यूजिकल डुओ शंकर जयकिशन टीमिंग अप विद राज कपूर आल्सो गिव हिट सॉन्ग्स, क्योंकि इसके साथ राज कपूर अब बॉलीवुड की म्यूजिक को भी रिफॉर्म कर रहे थे आइकॉनिक गाने देकर, व्हिच वर नॉट जस्ट नेशनल बट इंटरनेशनल हिट्स। इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था। एंड राज कपूर की ये सक्सेस ही थी जिसने इंडियन सिनेमा के 1940s से 1960s के पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी सिनेमा का ताज दिया। और जहां दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर अपने ट्रायो से त्रिमूर्ति बनकर इंडस्ट्री पर रूल कर रहे थे, अपनी मेथड एक्टिंग, चार्मिंग पर्सोना, नॉन ब्रेकिंग फिल्म से राज कपूर ने 60s के बाद अपना फोकस शिफ्ट कर दिया डायरेक्शन की तरफ। और 70s और 80s में जहां बॉलीवुड एक डार्क फेज से गुजर रहा था, जब सिर्फ हीरो ड्रिवन एक्शन मूवीज बन रही थी, तो उस समय राज कपूर वाज मेकिंग फिल्म्स लाइक सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, मूवीज व्हिच डेल्ट विद द इशू ऑफ पेट्रियार्की, डेफर्मेशन ऑफ वुमेन। लेकिन 1940s से 60s को हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड बनाने में एक और कपूर का हाथ था, जो अपने एक रिबेलियस एटीट्यूड से हिंदी सिनेमा में अपना अलग नाम बना रहे थे। द एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया, राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर। 50s और 60s का बॉलीवुड वाज ओवरपावर्ड विद रोमांस, मेलोडीज, जहां न्यू एज कंपोजर्स जैसे आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्रियालाल, हेमंत कुमार क्लासिक्स निकाल रहे थे जो आज भी सुनने में बहुत अच्छे हैं। एंड इस समय तक कपूर खानदान का नाम था अपनी सेंसिबल फिल्मोग्राफी के लिए, तो 60s में शम्मी कपूर ने उसमें एक रिबेलियस टच ऐड किया। 50s में अपनी डेब्यू फिल्म जीवन ज्योति और अपनी आगे आने वाली कई फ्लॉप्स के साथ शम्मी कपूर का करियर कुछ अच्छा नहीं था। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स विद मधुबाला जैसे रेल का डब्बा, नकाब, या नूतन स्टारर लैला मजनू और फिर सुराया स्टारर मेम साहिब। शम्मी कपूर को अपना नीश नहीं मिल रहा था। जहां उनके पिता पृथ्वीराज कपूर, बड़े भाई राज कपूर फैमिली ओरिएंटेड, सेंसिबल, नेशनलिस्टिक सिनेमा बना रहे थे, तो वहीं शम्मी कपूर ने अपने आप को रीब्रांड किया एज अ स्टाइलिश प्लेबॉय विद फिल्म्स लाइक तुमसा नहीं देखा एंड दिल देके देखो। एंड विद 1961's जंगली, शम्मी कपूर ने अपनी इमेज सॉलिडिफाई करी हिंदी सिनेमा में एक नए स्टार की तरह। अपने गानों में खुद के डांस स्टेप्स कोरियोग्राफ करने वाले शम्मी कपूर को हिंदी सिनेमा के देखने वालों ने उनको प्यार से टाइटल दिया इंडिया के एल्विस प्रेस्ली का। उनकी डांसिंग, उनके मैनरिज्म ऑफ एन ओबीस फिल्म हीरो सरपास्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ मेनी फिल्म्स। शम्मी कपूर की बोल्ड और स्टाइलिश मूवीज पे हिंदी सिनेमा के बहुत आर्टिस्ट को स्पॉटलाइट मिली। मोहम्मद रफी की एडिफाइंग गाने, साधना की एवरग्रीन चार्म, नूतन की ब्रीफ कमबैक, पद्मिनी, वैजंती माला, शर्मिला टैगोर शम्मी कपूर के साथ ही अपने आप को हिंदी सिनेमा की डीवास की तरह एस्टैब्लिश कर रही थी। उन्होंने कई सोसाइटल नॉर्म्स भी तोड़े, जैसे अपनी मूवी एन इवनिंग इन पेरिस, जिसमें द फिल्म्स लीड शर्मिला टैगोर वाज सीन स्पोर्टिंग अ बिकिनी, टर्न्ड हेड्स, चैलेंज्ड नॉर्म्स एंड ब्रॉट द रेट्रो स्टाइल ऑफ द 60s टू इंडिया। द 70s however was changing a lot, जहां इंडिया एक पॉलिटिकल पावर सर्ज से बस गुजरने ही वाला था, तो फिल्मों ने भी अपना रूप बदला। थ्रिलर्स, क्राइम एक्शन मूवीज, जहां फिल्म का हीरो एक स्ट्रॉन्ग एंग्स्ट रखता था अपनी सोसाइटी के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ। एंड विद दैट द चॉकलेट बॉय, रोमांस, प्लेबॉय एरा ऑफ बॉलीवुड सडनली गायब हो गया। एंड शम्मी कपूर बहुत ग्रेसफुली उस ट्रेंड के चेंज को एक्सेप्ट किया और अपने आप को फिल्म की लीड से हटाकर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और सेकेंड लीड के रूप में बड़ी आसानी से ढाल लिया। और यहीं पर फिर राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई शशि कपूर ने अपनी जगह बनाई। शशि कपूर का पर्सपेक्टिव ऑन आर्ट एंड सिनेमा वाज वेरी क्लियर एंड डिफरेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसका शायद सबसे बड़ा एग्जांपल रहा उनकी डेब्यू फिल्म धर्मपुत्र, जिसने नेहरूवियन सेक्युलरिज्म को सेंसेशनलाइज करा। एक ऐसी फिल्म जो रिलीजियस बिगेटरी पर सवाल उठा रही थी, कम्युनलिज्म पर सवाल उठा रही थी, और वो भी पार्टीशन ऑफ इंडिया के बैकड्रॉप पे हिंदू
हिंदू फंडामेंटलिज्म को क्वेश्चन कर रही थी, ऐसा कुछ जो शायद उससे पहले किसी फिल्म ने नहीं किया था। उनको सक्सेस मिली 60s में कमर्शियल मूवीज जैसे वक्त और जब जब फूल खिले के साथ, which made him popular not just in India but even in North Africa, जहां इनकी फिल्में हर 2 दिन में स्क्रीन करी जाती थी। अमेरिकन फिल्म मेकर जेम्स आइवरी के साथ बनाई हुई शशि कपूर की फिल्म द हाउस होल्डर even prompted the veteran सत्यजीत रे to supervise the background score and music of the film, किसी क्रेडिट को डिमांड करे बिना। उनके गाने लिखे जो खत तुझे, कह दूं तुझे या चुप रहूं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इतने आइकॉनिक चार्ट बस्टर्स गाने बने सिर्फ उस डेकेड में नहीं बल्कि ऐसे जो आज भी हमारे कल्चर में रेलेवेंट हैं। और 70s की वो एंग्री यंग मैन वाली फिल्मों में भी शशि कपूर फाउंड सक्सेस इन मल्टी स्टारर फिल्म्स। मेरे पास माँ है। एक ऐसे समय में जहां फिल्मों के जॉनर्स अब रिफाइन हो रहे हैं, फिल्मों की कहानी अब कल्चरल वैल्यूज पर नहीं पर स्टार्स के अराउंड लिखी जा रही हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देव आनंद, जितेंद्र, फिरोज खान। इस सब में भी शशि कपूर एडमेंट थे क्रिएटिव सिनेमा करने के लिए और एडमेंट थे अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए, उनकी चाह अपने थिएटर ग्रुप के लिए घर होने की। 1978 में लीगल इश्यूज, लैंड की ओनरशिप के चलते लंबे केसेस के बाद शशि कपूर ने अपनी वाइफ जेनिफर केंडल के साथ इनॉग्रेट किया पृथ्वी थिएटर मुंबई में। एंड उनकी फिल्मों में एक बिहाइंड द कैमरा वाला पर्सोना और क्लियर हुआ जब उन्होंने प्रोड्यूस करी श्याम बेनेगल की कल्ट हिट जुनून, जिसके लिए उन्हें एक नेशनल अवार्ड भी मिला। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के साथ विमेन सेंट्रिक फिल्म बनाई जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, जीनत अमान को कैप्चर करा उनकी नई स्टाइलिश इन्फ्लुएंसर डिवा ऑफ बॉलीवुड के रूप में, और धीरे धीरे उनका कमर्शियल सिनेमा के लिए वो प्यार मोर रियलिस्टिक आर्टी सिनेमा में कहीं खो गया। चाहे वो पियर्स ब्रॉसनन स्टारर द डिसीवर्स हो जो शोकेस करती थी थग कल्चर ऑफ इंडिया बिफोर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, या फिर मनोज कुमार की डायरेक्टेड क्लर्क हो जो नेशनलिज्म और करप्शन से डील करती थी, या फिर प्लेइंग द रोल ऑफ द लास्ट लाइंस ऑफ नवाब इन हीट एंड डस्ट हो, या फिर उनका एज अ डायरेक्टर गिविंग द फर्स्ट सुपर हीरो फिल्म इन इंडियन सिनेमा अजूबा हो अमिताभ बच्चन के साथ। ऑल ऑफ दिस कॉम्पनसेटेड फॉर हिज वैल्यूज फॉर हैविंग अ मोर आर्टिस्टिक अप्रोच टू हिज फिल्मोग्राफी, बट इससे भी ज्यादा उसने कपूर लेगेसी को शोकेस किया एक नई लाइट में। लेकिन इस सब के बाद अब समय आ गया था कपूर फैमिली की तीसरी पीढ़ी को हिंदी सिनेमा में एक नए नॉर्म, एक नए तरीके की फिल्में और नई हिट्स देने का। राज कपूर जो 60s के बाद अपने प्रोडक्शन और डायरेक्शन के फेज में थे, क्रिएटेड द कल्ट क्लासिक मेरा नाम जोकर इन 1970, आज एक कल्ट मूवी पर उस समय की सबसे बड़ी फ्लॉप। उस पिक्चर में राज कपूर ने अपना सब कुछ लगा दिया था, अपना नाम, अपना समय, अपनी सेविंग्स, आरके स्टूडियोज की लीज, सब कुछ। एंड द मूवी फेल्ड हिम ड्रास्टिकली। उन्हें अब एक ऐसी मूवी की जरूरत थी जो उनके सबसे बड़े फेलियर को कॉम्पनसेट कर सके। Bobby was a film made because Raj Kapoor had to be bailed out. उनके आरके स्टूडियोज के बैनर को बचा सके, और तब आई फिल्म बॉबी, जिसमें डिंपल कपाड़िया अपने डेब्यू रोल में थी और राज कपूर के दूसरे बेटे ऋषि कपूर भी डेब्यू कर रहे थे। एंड द मूवी बिकेम द बिगेस्ट हिट ऑफ द डेकेड। चाहे वो बॉबी के फ्रंट टाइट ब्लाउज का स्टाइल हो, राज के बेल बॉटम्स हो, प्राण के आइकॉनिक वन लाइनर्स हो, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। उस मूवी ने 70s इंडिया की एक यंग जनरेशन को इंट्रोड्यूस करा स्टाइल से, फैशन से, और ऋषि कपूर को बना दिया द स्टार ऑफ यंग इंडिया। अगर उस समय एक गरम खून वाला एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन एम्पावर कर रहा था यूथ को एंग्स्ट से, और राजेश खन्ना एम्पावर कर रहे थे बॉलीवुड के रोमांस को, तो वहीं ऋषि कपूर ब्रॉट बैक द चार्म ऑफ द 60s, एक चॉकलेट बॉय पर्सोना ऑन द बिग स्क्रीन। कभी कभी चांदनी, प्रेम रोग, नागिन, कर्ज, डिस्को एरा को बॉलीवुड में लेके आया। वो हिंदी सिनेमा में मल्टी स्टारर फिल्म के कल्चर को भी आके लेके गए विद फिल्म्स लाइक कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, दीवाना। ऋषि कपूर स्टार सिस्टम की नॉर्म भी ब्रेक कर रहे थे अपने कैरेक्टर रोल्स के साथ। वो स्पॉटलाइट स्टील कर रहे थे उस समय के स्टार अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ, क्योंकि अब पिक्चरें ऐसी थी जो सिर्फ मेल लीड हीरो के ऊपर नहीं बल्कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती थी। और इस नॉर्म को ऋषि कपूर ने अपने करियर और जीवन के अंत तक भी नहीं छोड़ा। उनके आइकॉनिक कैरेक्टर जैसे रौफ लाला, अ टोटली न्यू कैरेक्टर अग्निपथ के रीमेक में, लाला मेरा नाम है, रौफ लाला। His prowess in आमिर खान की कल्ट मूवी फना, उनका चार्मिंग टच इन अमिताभ बच्चन की स्टारर 102 नॉट आउट, और his आउट ऑफ द बॉक्स टेक ऑन द पेट्रियार्क कैरेक्टर इन कपूर एंड सन्स। उन्होंने कंटिन्यू करी अपनी तीसरी जनरेशन की लेगेसी उस समय पर जब कपूर खानदान की ही चौथी पीढ़ी हिंदी सिनेमा को ओवरपावर कर रही थी, जिसमें शामिल थे उनके खुद के बेटे रणबीर कपूर। 90s का हीरो कल्चर, क्रैश, ल्यूड, कलरफुल पार्टी सॉन्ग्स, और 2000s तक आते आते और नए स्टार्स और डिफाइंड फिल्में। बॉलीवुड में तीनों खान
खान का डोमिनेंस जो 2007 की ओम शांति ओम, गजनी और वांटेड के बाद और स्ट्रांग हो गया, जहां फिल्मों के इकोनॉमिक्स पूरी तरह से बदल रहे थे। फिल्मों का लैंडस्केप, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट, उन पर रिटर्न सब बढ़ रहा था। उस भीड़ में एक बदले हुए बॉलीवुड में कपूर डायनेस्टी के चौथी पीढ़ी के रणबीर कपूर ने अपना डेब्यू किया 2007 की मूवी सांवरिया से। उन्होंने अपना नाम बनाया एज द न्यू चॉकलेट बॉय ऑफ बॉलीवुड, पर उनके कंपटीशन में और भी लोग थे, जैसे अभिषेक बच्चन, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, विवेक ओबराय। एंड सांवरिया को मार्केट करा गया था एज द लॉन्च ऑफ रणबीर कपूर, और उस मूवी का हाइप उस समय के रिलीज होने वाली कई मूवी से बहुत ज्यादा था, इंक्लूडिंग शाहरुख खान की ओम शांति ओम। पर उस मूवी का ओवर ड्रामेटिक सेटअप, सेट डिजाइन के चलते स्टोरी और परफॉर्मेंस उस हाइप को जस्टिस नहीं कर पाई। लेकिन ये तो कपूर डायनेस्टी की, कपूर खानदान की सालों से चलती आने वाली प्रथा रही है। राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, इवन पृथ्वीराज कपूर की डेब्यू फिल्म डिजास्टर थी, पर वो आगे जाके अपना नीश बनाते हैं, ए लिस्ट स्टार्स बनते हैं। और रणबीर कपूर ने भी कुछ ऐसा ही किया। अपने करियर के शुरुआती 10 सालों में वो बहुत सारी मॉडरेट कमर्शियल हिट्स का पार्ट रहे, क्रिटिकली अक्लेम मूवीज करी जो उस समय की और कई कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्मों को टक्कर दे रही, पर क्योंकि वो फिल्में मार्केट करी जाती थी रणबीर कपूर के नाम पर, जो उस समय सुर्खियों में रहते थे अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स के चलते। उनका पहला ब्रेक उन्हें मिला 2011 की रॉक स्टार में, which coincidentally was also the last picture that Shammi Kapoor acted in, making Ranbir Kapoor an A-listed actor at par with even non-commercial actors. राजनीति, तमाशा, बर्फी जैसी मूवीज कमर्शियल मूवीज को तो रिफॉर्म कर ही रही थी, पर साथ साथ बहुत पैसे भी कमा रही थी। कंट्रोवर्शियल मूवीज हो या क्रिएटिव आर्ट्सी फिल्म्स, रणबीर कपूर ने अपने शुरुआती करियर में अपने आप को एज अ डायरेक्टर्स एक्टर एस्टैब्लिश कर लिया था। एंड हालात आज ऐसे हैं कि अगर शाहरुख खान के बाद कोई किसी को बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार देखता है तो वो रणबीर कपूर ही है, क्योंकि वो उनकी आने वाली मूवीज का बज हो या उनकी कल्ट मूवीज के सीक्वल की डिमांड, फिल्म के रिलीज से पहले ही कोई भी रणबीर कपूर मूवी आज अगले 5 सालों के लिए एक इंस्टेंट हिट है। लेकिन इस कपूर डायनेस्टी के इन आइकॉनिक स्टार्स के बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसी कहानियां भी थी जिन्होंने इस फिल्म बिजनेस का पार्ट बनने के लिए, अपनी सक्सेस पाने के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से कुछ तो सक्सेसफुल हुए, पर बहुत से ऐसे रह गए जो या तो कामयाबी नहीं पा पाए, गुमनाम हो गए, या फिर सिर्फ उस स्टार बनने की ख्वाहिश को छू कर वापस आ गए। क्योंकि शायद तुमने ध्यान दिया हो, पर अभी तक हमने कपूर खानदान के सिर्फ मर्दों की बात करी है, और वो इसलिए क्योंकि वो कपूर खानदान जो वुमेन एम्पावरमेंट, नेशनल सिनेमा पर पिक्चरें बना रहा था, वो अपने ही घरों की औरतों को इस सिनेमा में, इस इंडस्ट्री में काम करने की परमिशन ही नहीं देता था। कपूर खानदान की एक पुरानी, कंट्रोवर्शियल, इनफेमस या शायद आज के जमाने में फेमस प्रथा थी अपने घर की औरतों को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की मनाही, जिसके चलते वो एक्ट्रेसेस जो अपने करियर के पीक पर थी, पर कपूर खानदान में शादी करने के बाद उसी करियर के पीक पर उन्हें अपनी एक्टिंग को अलविदा कहना पड़ा। चाहे वो बबीता हो, नीतू कपूर हो, या फिर संजना कपूर जो अपने करियर में सक्सेस नहीं पा पाई, या फिर गीता बाली हो। ये कुछ वो नाम है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर थे, थोड़े उठ रहे थे, पर कपूर खानदान में आने के बाद उनको अपना करियर को अलविदा कहना पड़ा, अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। और इस पेट्रियार्की के खिलाफ पहली आवाज उठाई करिश्मा कपूर ने। इन पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, पर यह आवाज इतनी बुलंद थी कि उनके पिता रणधीर कपूर को अपना परिवार छोड़ना पड़ा, और उनकी मां बबीता एक सिंगल मदर बन गई। रणधीर कपूर के घर छोड़ने के बाद करिश्मा कपूर ने अपनी पढ़ाई छोड़ी, एंड विद ऑल द फेथ एंड लव फॉर सिनेमा उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। करिश्मा कपूर की शुरुआती 6 फिल्में जो 1991 में आई थी वर इंस्टेंट फ्लॉप्स। बड़े बड़े अप एंड कमिंग स्टार जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार के साथ भी उनकी पेयरिंग नहीं चल सकी, अंटिल एक हिट फिल्म आई दीदार विद अजय देवगन, फॉलोड बाय अ कपल ऑफ मोर फ्लॉप्स ओवर द ईयर, अंटिल अनदर हिट फिल्म राजा बाबू विद गोविंदा। और करिश्मा कपूर बॉलीवुड में उस समय सक्सेस पा रही थी जब एक्टर्स के पास पीआर कल्चर नहीं था, उनका एंटोराज नहीं था, तो वो अपनी गट फीलिंग पर अपनी फिल्में साइन कर रही थी। उन्होंने गोविंदा के साथ बहुत सी आइकॉनिक हिट फिल्में दी, लेकिन जब गोविंदा के साथ क्रिएटिव डिफरेंस हुए तो उनके साथ ही फिल्मों को मना कर दिया। मूवीज जैसे राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है के साथ बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी। उस दौर में जब कमर्शियल फिल्मों को 90s के एक्टर्स से मार्केट करा जाता था, अपने डांस से, अपनी ब्यूटी से, अपनी एक्टिंग से करिश्मा कपूर अकेले अपने नाम पर फिल्में मार्केट कर रही थी। और अपने करियर के पीक पर करिश्मा कपूर शिफ्टेड टू अ मोर रियलिस्टिक फिल्मोग्राफी विद फिल्म्स लाइक फिजा, जुबेदा, सरपासिंग हर पीयर्स, जो बहुत जोरों जबरदस्ती से कोशिश कर रहे थे विमेन ओरिएंटेड फिल्म में पार्ट बनने का। और इसी ट्रांजिशन में करिश्मा कपूर की छोटी बहन हिंदी सिनेमा में अपना खुद का एक अलग नाम बनाने वाली थी, ऐसा नाम जो कपूर खानदान ने भी कभी पहले नहीं देखा था। जब करिश्मा कपूर वाज पायनियरिंग इन हर गेम,
तब करीना कपूर ने अपना डेब्यू किया जेपी दत्ता की फिल्म रेफ्यूजी के साथ, विच वाज आल्सो द डेब्यू फिल्म ऑफ अभिषेक बच्चन। अपनी डेब्यू फिल्म में एक सेंसिबल बांग्लादेशी रेफ्यूजी का रोल प्ले करना वाज अ रिस्की मूव, जहां उस समय द फेम गेम ऑफ मोस्ट एक्टर्स वाज उनका स्टाइल स्क्रीन प्रेजेंस। करीना कपूर ने अपनी डेब्यू फिल्म के साथ कुछ अलग ही करा एंड इसके बाद भी वो पीछे नहीं हटी। उनकी मूवी जैसे कभी खुशी कभी गम, अजनबी, उनका कंट्रोवर्शियल टेक ऑन अशोका स्कोरावाकी, मुझसे दोस्ती करोगे, enabled her to showcase her own glamour, her own style. But with time उन्हें एक टाइपकास्ट का टैग भी मिलने लगा। But that changed जब उनकी मूवी आई चमेली, जिसमें उन्होंने पोर्ट्रे करा एक सेक्स वर्कर, अर्निंग हर द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल। और अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानो उन्होंने एक समय के लिए हिंदी सिनेमा से, कमर्शियल सिनेमा से संन्यास ले लिया। उन्होंने फिल्में करी उन डायरेक्टर्स के साथ जैसे मणि रत्नम, गोविंद निल्हानी, जो उस समय की पैरेलल सिनेमा के मानो फाउंडर्स थे। उन्होंने बनाई करीना कपूर के साथ फिल्में जैसे युवा, देव। और करीना कपूर की वो ट्रैजेक्टरी, एक न्यू कमर जो रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है, चेंज इनटू करीना कपूर बिकमिंग द ए-लिस्टर एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। उनकी आने वाली कुछ फिल्में तो कल्ट हिट बन गई, या तो करीना की परफॉर्मेंस के लिए या फिर उनकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए, जिन्होंने एक समय पर बॉलीवुड में नहीं पूरे देश में 0 फिगर का ट्रेंड ला दिया था। और अब जहां एक पूरी भीड़ आ रही थी फिजिकली अट्रैक्टिव एक्ट्रेसेस की, तो तब करीना कपूर ने गेम बदल दिया अपनी फिल्मोग्राफी से। खान्स हो, कुमार हो, स्टार हो, न्यू कमर हो, कैमियो हो, आइटम नंबर हो, करीना कपूर उर्फ बेबो का ऑरा बॉलीवुड में अनपैरेलल्ड था। और उनकी फिल्में साल की सबसे बड़ी कमर्शियल क्रिटिकल सक्सेस थी। एंड वो रुकी नहीं है, आज भी इन हर 40s करीना कपूर के पास कमी नहीं है ब्रांड डील्स की, मूवी में लीड रोल की, रिवॉर्ड्स की, अवार्ड्स की, जो उन्हें अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी से मिले। और कपूर खानदान के इन आइकॉनिक बॉलीवुड फिगर्स की सक्सेस के बीच में कुछ सवाल भी हैं कि चाहे पृथ्वीराज कपूर हो, उनके बेटे हो, पोते हो, पर पोते पोतियां हो, इस डायनेस्टी का मुकाबला बहुत से कलाकारों से हुआ, बहुत सी और बॉलीवुड फैमिली से हुआ। तो पिछले इस लगभग 100 साल के समय में कपूर खानदान ने अपनी हर एक लड़ाई तो नहीं जीती होगी। इतने बड़े सक्सेसफुल डायनेस्टी परिवार को खड़ा करने में, बड़ा करने में कई बार तो इनके लीडर्स ने भी सैक्रिफाइसेस दिए होंगे, क्योंकि अगर आप खुद वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हो तो समय वो आपसे करवाता है। और क्यों आज पृथ्वीराज कपूर एक ऐसा नाम है जो अपने फिल्म इंडस्ट्री में आने के 100 साल बाद आज तक रेलेवेंट और जिंदा है। पर उन्हीं के साथ शुरुआत करने वाले सौरभ मोदी को आज शायद ही कोई जानता है। क्या राज कपूर ही इकलौते एक्टर थे जिन्होंने इंडिया के बाहर अपना इन्फ्लुएंस बनाया? और जो भी कपूर फैमिली ने अपनी एक पहचान बनाई है, उस सब के लिए कुछ ना कुछ खोया भी जरूर है। अपना नाम, फेम, रिकॉग्निशन। और कपूर खानदान की कुछ लोगों ने तो शायद वो नाम ही कभी नहीं बनाया, जिसकी बुनियाद पर आज भी कपूर फैमिली के बहुत सारे लोग उनके जाने के बाद भी जिंदा हैं। 2018 में एक न्यूज है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने आरके स्टूडियोज जिस प्लॉट पर बना है उसे एक्वायर करके वहां एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय ले लिया। RK Studios has been sold to Godrej Properties Limited. इस शॉकिंग न्यूज पे फिल्म जगत से एक बड़ा रिएक्शन आया कि एक लेजेंड के बनाए हुए हिंदी सिनेमा के एक लैंडमार्क जगह को तोड़ा क्यों जा रहा है। और उस पे राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर, जो अपने छोटे भाई ऋषि कपूर के साथ आरके स्टूडियो संभाल रहे थे, उनका जवाब था कि अब कोई भी एक्टर आरके स्टूडियोज शूट करने नहीं आता। और आरके स्टूडियोज जो कपूर खानदान का सुनहरा गहना था, आज नीलाम होके किसी खंडर से कम नहीं है। इसके बावजूद कि आज भी राज कपूर का नाम अमर है, उनकी ही लेगेसी है जो आज बॉलीवुड में सुपरस्टार है, तो फिर ऐसा हुआ क्यों? कपूर खानदान से आए हुए ज्यादातर मेंबर्स कभी आउट ऑफ फेवर नहीं गए, इनका कोई ड्रास्टिक डाउनफॉल नहीं आया। मेनी ऑफ देम जस्ट एज्ड आउट, ट्रांजिशन। वो एज आउट कर गए लीडिंग हीरोज से जो सीटें भर सकते थे, एज आउट कर गए वो डांसर से जो डांस नंबर से लोगों को एंटरटेन कर सकते थे, एज आउट कर गए उस टाइप की फिल्मों से जो लोग देखना चाहते थे, एज आउट कर गए उस स्क्रीन पर से एज एक्टर्स जिन्हें लोग बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे। और यही सिनेमा की सच्चाई है, आज ये तो कल कोई और। 1950 से लेकर 90s तक आरके बैनर बार बार हिट दे रहा था। द लास्ट वन बीइंग हेना, कंप्लीटेड बाय ऋषि कपूर एंड रणधीर कपूर आफ्टर द अनटाइमली डिमाइज ऑफ राज कपूर। बट अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस का होना, उस प्रोडक्शन हाउस से बनने वाली पिक्चरों पर एक क्रिएटिव फाइनेंशियल कंट्रोल होना, उसको मार्केट करने के नए नए तरीके इन्वेंट करना, साउंड्स लाइक अ गुड प्लान कहकर राज कपूर के बाद मानो एक डायरेक्टर ओरिएंटेड फिल्म स्टूडियो की भीड़ लग गई। नवकेतन फिल्म्स की ड्रामेटिक फिल्म्स हो, सिप्पी स्टूडियोज की एक्शन मास्टरपीस हो, राजश्री प्रोडक्शन की फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स हो, यश राज की रोमांटिक सागास हो, जैसे कई फिल्म स्टूडियोज ने हिंदी सिनेमा में अपनी अपनी नीच बनानी शुरू कर दी। उनकी फैसिलिटीज बेटर थी, उनकी फैकल्टीज बेटर थी, उनके खुद के अपने पसंदीदा एक्टर्स थे, एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर टाइप की मूवीज बनती थी, थीम्स थी, पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक था, जिसमें कई बार कपूर परिवार के एक्टर्स भी हुआ करते थे। पर राज कपूर अपनी एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ शोमैनशिप के चलते अपनी फिल्में बनाते गए जो साल दर साल क्वांटिटी में कम होती गई पर क्वालिटी में आज भी इन्फ्लुएंशियल थी। लेकिन कई फैक्टर्स और भी थे दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द प्रेस्टिजियस आरके स्टूडियोज। आरके स्टूडियोज जो मुंबई के एक आउटसाइड एरिया चेंबूर में पड़ता था, तो वहीं ये सारे नए स्टूडियोज ने अपना मार्केट मुंबई के इंडस्ट्रियल हब में प्रमोट किया। 1977 में जब फिल्म सिटी बनी तो चीजें और कन्वीनियंट हो गई, जहां पर हर तरीके के डिटेल्ड सेट्स बनते थे, जिसकी वजह से काम करना आसान हो गया, फिल्में बनाना आसान हो गया, जिसकी वजह से बॉलीवुड में काम करने वाले लोग कम बजट पर मूवीज बना सकते थे और उनसे आने वाले प्रॉफिट से बड़ी बजट की मूवी के लिए पैसे सेव कर सकते थे। इस सब के बीच में आरके स्टूडियो जो रणधीर कपूर, ऋषि कपूर से बड़ी मुश्किल से संभाला जा रहा था, सिचुएशन तब खराब हुई जब 2017 में आरके स्टूडियोज में आग लग गई, जिसने आरके स्टूडियोज की कई क्लासिक मेमोरेबलिया, उनके आउटडेटेड पर क्लासिक सेट्स को तबाह कर दिया। और ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रेन्स कपूर फैमिली ना पहले उठा पा रही थी और इस इंसिडेंट के बाद तो मानो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। इसीलिए 2018 में आरके स्टूडियोज को बेच दिया गया हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद आरके स्टूडियोज की लेगेसी, उनकी फिल्में हैव प्रिजर्व्ड देमसेल्व्स इवन इन द टाइम्स ऑफ नॉइजी सिनेमा, जो आज तुम्हारी टीवी स्क्रीन से लेकर तुम्हारे फोन की ओटीटी एप्स तक पर हैं। एंड कपूर डायनेस्टी इज इन समवॉट एन अनफेयर वर्ड टू यू, जब उस डायनेस्टी के हर एक इंसान ने सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी हो। क्योंकि कपूर फैमिली के बहुत से मेंबर्स आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके काम की लेगेसी आज भी जिंदा है। लेकिन फिर ये सवाल भी आता है कि इनकी तरह आज ऐसे बहुत सारे नाम वो भी तो है जो गुमनाम है, जिन्होंने एक समय में शायद कपूर फैमिली के जितना ही इन्फ्लुएंस और सक्सेस पाया था, बट इन देयर लास्ट डेज पेनीलेस थे, डिसोन्ड थे, आज हम उनका नाम तक नहीं जानते। क्योंकि नेपोटिज्म जो आज एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक तो है, पर क्या इसके रूट्स कपूर फैमिली पर भी लागू होते हैं, या फिर टैलेंट फेवर्स द बोल्ड ऑलवेज? क्योंकि क्या आज अगर रणबीर कपूर ना होते तो हम धीरे धीरे ऋषि कपूर को भूल जाते, या अगर ऋषि रणधीर ना होते तो उनके पिता की लेगेसी हमारे ज़हन में बहुत समय तक नहीं टिकती? तो कपूर फैमिली के लेंस से, उनकी ये चली आ रही लीनिएज ऑफ सक्सेसफुल एक्टर्स के लेंस से, क्या है वो थिन लाइन नेपोटिज्म और टैलेंट के बीच की? बॉलीवुड में नेपोटिज्म की डिबेट मुझे हमेशा से बहुत अटपटी लगी है, क्योंकि पहले जहां नेपोटिज्म एक सेंटर्ड कॉन्वर्सेशन होता था कि नेपोटिज्म बुरा है, वो अनफेयर है उन लोगों के लिए जो ज्यादा टैलेंटेड है, फिर उस पे एक रिफॉर्म सेंटिमेंट आया कि टैलेंट की वैल्यू आपकी लीनिएज से, आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से बहुत ज्यादा है। सेंटिमेंट आया कि नेपो किड्स तो हम्बल होते हैं क्योंकि उन्होंने सक्सेस और फेलियर्स कई मायनों में बचपन से देखा है। नाक तो उन एक्टर्स की चढ़ती है, उन छोटे शहर से आए एक्टर्स की चढ़ती है जिन्होंने बहुत कम समय में सक्सेस पा लिया। और फिर इन सारे सेंटिमेंट के ओपिनियटेड एग्जांपल्स भी आने लगे। अभिषेक बच्चन कुड नॉट मेक अ मार्क लाइक हिज फादर डिड, ऋतिक रोशन बिकेम मोर रेलेवेंट देन हिज फादर, आमिर खान के लड़के की फिल्म आके चली भी गई, बहुतों को पता भी नहीं चला, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ये सब आज की रिफॉर्म्ड ओपिनियंस हैं, जिसको समझ है फिल्म की मार्केटिंग की, कास्टिंग की, इवन मेकिंग अ फिल्म की। और जिसको ना पता हो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन के साथ आपकी जेब में है। और आज तो किसी छोटे शहर में बैठा इन्फ्लुएंसर भी दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान को टेक्स्ट कर सकता है कोलैबोरेशन के लिए। तो इस नेपोटिज्म की डिबेट को हमें कपूर फैमिली के 60s और 70s की ऐसी ऑडियंस के लेंस पर समझना होगा जहां ये स्टार्स, हिंदी सिनेमा के सदाबहार डीवास, कॉमन लोगों के लिए इनएक्सेसिबल थे। वो ऑडियंस जो सिनेमा से, पिक्चरों से प्यार करती थी, इन स्टार्स को सिर्फ बड़े पर्दे पर देख सकती थी। क्योंकि कपूर डायनेस्टी के अलावा भी और बहुत से एक्टर्स थे और बहुत से फिल्म परिवार थे जो कपूर खानदान को चैलेंज कर रहे थे रेलेवेंस, फेम और पॉपुलैरिटी में। और हाँ, ये बात बहुत से मायनों में सच भी है कि पृथ्वीराज कपूर के बाद कपूर फैमिली का स्ट्रगल, उनका फिल्म बनाने का अंडरस्टैंडिंग वाज मोर क्लियर। बट एज दे से कि दो चीजें एक साथ कही जा सकती हैं। जहां आप इतने बड़े हो जाओ, आपके पीछे इतनी बड़ी लेगेसी हो कि उस लेगेसी को बचाने के लिए, उस नाम को आगे ले जाने के लिए आप जो भी एफर्ट करते हो, जो भी सक्सेस फेलियर होता है, वो सिर्फ आपका पर्सनल नहीं होता है, वो पूरी दुनिया के सामने खुली किताब की तरह रखा जाता है। क्योंकि बुरा किया तो लोग हंसेंगे कि पिता करके गए और बेटे ने तबाह कर दिया, और अगर अच्छा किया तो लोग बोलेंगे कि पिता करके गए तो बेटा तो अच्छा करेगा ही। एंड कपूर खानदान इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस सब के बावजूद, इस सब से आगे का काम करना इज व्हाट द लेगेसी ऑफ कपूर फैमिली इज। पृथ्वीराज कपूर का एक डिक्टेटोरियल सरकार के खिलाफ अपनी सिनेमा से इन्फ्लुएंस करना हो, राज कपूर का अपनी फिल्मों से सोसाइटल नॉर्म्स पर सवाल उठाना हो या उन्हें रिफॉर्म करना हो, शमी कपूर की एक आर्टिस्टिक सोशल रिफॉर्म, उनके पिता की थिएटर की लेगेसी को आगे बढ़ाना हो, ऋषि कपूर की कमर्शियल सिनेमा में रोमांटिसिज्म और कैरेक्टर एक्टर्स की औहदे को रिफॉर्म करना हो, करिश्मा कपूर, करीना कपूर की विमेन ओरिएंटेड हीरो एरा की नॉन ब्रेकिंग फिल्मोग्राफी हो, या रणबीर कपूर की इंडी आर्टिस्टी फिल्म्स मिक्स विद द कमर्शियल सिनेमा स्पेस वाली फिल्मोग्राफी को सिर्फ अपने दम पर, अपनी पर्सनालिटी के सहारे पहले अपना नाम बनाना, और उसी नाम के कारण इन आर्टिस्ट को पहले इनकी फिल्मों से जज करते हैं।
और फिर उनकी कपूर डायनेस्टी के जेनेटिक पूल से, क्योंकि उस समय के आए बहुत सारे न्यूकमर्स जो सक्सेसफुल हुए, उनकी फैमिली डायनेस्टी भी आज काम कर रही है। हीरो से हीरोपंती हो, या फिर बॉबी से सावरिया, रेलवे स्टेशन से रॉकी हो, या फिर साथ हिंदुस्तानी से रेफ्यूजी, काम आज भी एक डायनेस्टी से ज्यादा आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी पर जज किया जाता है। कुछ का काम ऐसा कि पिता का टैलेंट था तो आज उनके बच्चे सरवाइव कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसे नेपो किड जो अपने पिता माँ की लेगेसी से ज्यादा अपनी लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। शायद इस लेगेसी के खेल में आज इंडियन सिनेमा के बड़े नाम रेलेवेंट नहीं है। देवानंद, कादर खान, मनोज कुमार जैसे कई नाम भले ही आज ट्रेंडी ना हो, क्योंकि उनके ऑफस्प्रिंग उनकी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा पाए, पर वो नाम आज भी थोड़ा स्टैंड आउट करते हैं। एंड यही बात कपूर फैमिली के लिए भी सच है। कपूर खानदान की डायनेस्टी से ज्यादा आज उनके कपूर नाम के आर्टिस्ट एक्टर्स रेलेवेंट हैं, क्योंकि अगर बात सिर्फ डायनेस्टी की होती, फैमिली कनेक्शंस की होती, तो कपूर फैमिली के ऐसे भी बहुत मेंबर्स हैं जिनके बेटा बेटी स्टार बन गए, उनके पिता स्टार थे, उनके भाई स्टार बन गए, पर उनका खुद का नाम गुमनाम रह गया। कपूर खानदान के गुमनाम नामों के बीच में रणधीर कपूर शायद अकेले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने शॉर्ट करियर में हिट फिल्मों में स्टार किया, अपनी खुद की डेब्यू फिल्म डायरेक्ट करी, साउथ इंडिया की कुछ सक्सेसफुल माइल्डली पॉपुलर फिल्मों के हिंदी रीमेक्स बनाए, फिल्में डायरेक्ट करी, प्रोड्यूस भी की, आर के बैनर को राज कपूर के बाद बहुत सालों तक संभाला, लेकिन फिर दौर कुछ ऐसा आया कि रणधीर कपूर को फिल्म जगत से एक अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। रणधीर कपूर को अपनी पहली फिल्म में ही कपूर डायनेस्टी की थर्ड जनरेशन की तरह मार्केट करा गया था। 1971 में आई फिल्म कल आज और कल, जो कि रणधीर कपूर ने डायरेक्ट भी करी थी, स्टार्ड पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर एंड रणधीर कपूर हिमसेल्फ, और वो मूवी थी एक जनरेशनल डिफरेंस की, 3 जनरेशंस के बीच, एक मेटा कमेंट्री ऑन द कपूर फैमिली इटसेल्फ। मेरा नाम जोकर के जस्ट बाद आर के बैनर से आई इस मूवी को अपॉन इट्स रिलीज बहुत हैसल झेलना पड़ा था, बट द फिल्म गेव माइल्ड कमर्शियल रिटर्न्स, एक मॉडरेट सक्सेस भी बनी। एंड रणधीर कपूर ने अपने डेब्यू के बाद बहुत सी हिट्स देके नाम बनाया। जहां 1973 में उनके छोटे भाई ऋषि कपूर वाज मेकिंग हिज मार्क विद बॉबी, रणधीर कपूर had a more viable interest in being an author of filmmaking. साउथ के कुछ हिट रीमेक्स देने के बाद विद 1975 धर्म करम, रणधीर कपूर ने फिर अपने पिता राज कपूर के साथ कोलैबोरेट किया। धर्म करम रणधीर कपूर ने डायरेक्ट करी, एक कमर्शियल फेलियर बनी, बट आगे आने वाला सालों में एक कल्ट मूवी बन गई। ये वो दौर था जब कई सेल्फ मेड एक्टर्स अपने सुपरस्टारडम के पीक पर थे, जिनका प्राइम सिर्फ और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस में होता था। उनका इनपुट रहता था फिल्म के स्ट्रक्चर में, फिल्म की कहानी में, फिल्म के गानों में, और इवन इस पे की फिल्म डायरेक्ट कौन करेगा। बट उसके अलावा उनका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी था कैमरा के सामने अपना चार्म दिखाना, जो शायद रणधीर कपूर भी जानते थे। इसीलिए फॉर अ लॉन्ग स्पैन इन हिज करियर रणधीर कपूर पार्ट थे मल्टी स्टारर फिल्मों के। इसमें उन्होंने काम किया बड़े एक्टर्स के साथ, अपने खुद के अंकल शम्मी कपूर के साथ, फिल्मों को मार्केट करना शुरू किया आरके स्टूडियोज की फिल्मों की तरह, विद रणधीर कपूर हिमसेल्फ बीइंग प्रेजेंटेड एज द अनक्राउन्ड प्रिंस ऑफ द कपूर डायनेस्टी। पर उनका करियर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उस फिल्म सिनेमा की ऑडियंस ने जिसने अपने स्टार चुन लिए थे, रणधीर कपूर का नाम नहीं था, क्योंकि उनकी एक्सपेरिमेंटल फिल्में, उनकी टॉक्सिक ड्रिंकिंग हैबिट्स, उनकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज वर वर्किंग अगेंस्ट द सो कॉल्ड अंडरडॉग प्रिंस ऑफ द कपूर डायनेस्टी। और फिर 1988 में जब उनकी वाइफ बबीता ने उनकी बड़ी बेटी करिश्मा कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश जताई, रणधीर कपूर की ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज प्रॉम्प्टेड हिम टू लीव हिज फैमिली, हिज वाइफ एंड हिज 2 डॉटर्स, 14 साल की करिश्मा कपूर और 8 साल की करीना कपूर। और 1988 कपूर परिवार के लिए वैसे ही एक मुश्किल साल था। हाँ, उस साल राज कपूर एस्थमा कॉम्प्लिकेशंस की वजह से व्हाइल रिसीविंग द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द हिंदी सिनेमा 4 महीने बाद गुजर गए। रणधीर कपूर और ऋषि कपूर ने साथ मिलकर राज कपूर की आखिरी पिक्चर हीना को खत्म किया, जो 1992 के ऑस्कर के लिए इंडिया की तरफ से गई भी। बट इसके बाद रणधीर कपूर ने अपने आप को लाइमलाइट से पीछे खींच लिया, मे बी विद अ पीसफुल एम्ब्रेस दैट ही डिड व्हाट ही हैड टू डू। और इसी लाइन ऑफ थॉट में रणधीर कपूर के छोटे भाई की कहानी वाज अ बिट मोर अनफेयर एंड ट्रैजिक। राजीव कपूर ने इस फिल्म इंडस्ट्री में तब कदम रखा जब न्यू कमर्स की भीड़ अपनी पहली फिल्म से ही पॉपुलैरिटी कमा रही थी, चाहे वो 1983 में जैकी श्रॉफ की आई हीरो हो या उसी साल सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब हो। न्यू कमर्स इंस्टेंट हिट थे। पर वहीं राजीव कपूर की डेब्यू फिल्म एक जान है हम ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई। उनकी कुछ नोटेबल फिल्मोग्राफी रही, स्पेशली आसमान, जिसमें वो खुद प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट दोनों थे। एक ऐसा लोकलाइक ट्रीटमेंट जो मूवी से बहुत समय बाद देखा गया था, एक इंस्टेंट हिट बनी। उनकी अगली फिल्म लवर बॉय भी सक्सेसफुल रही और उसके बाद भी उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्में दी। पर हिंदी सिनेमा के उस फेज में जहां चीजें ट्रांजिशन हो रही थी, राजीव कपूर अपनी जगह नहीं ढूंढ पा रहे थे। परिवार वालों ने मदद करी, जैसे ऋषि कपूर ने अपनी खुद की बनाई फिल्मों में उनको एडिटिंग
सपोर्टिंग क्रेडिट दिया, बट उनका सबसे बड़ा ब्रेक आया जब राज कपूर ने अपनी मैग्नम ओपस डायरेक्ट करी राम तेरी गंगा मैली 1985 में। फिल्म बहुत सक्सेसफुल रही, उसका सेंसिबल ट्रीटमेंट, राइटिंग, स्टोरी, उसका टेक ऑन रिलीजन, सोसाइटल नॉर्म एंड हाउ इट ट्रीट्स इट्स वुमेन। मूवी के लिए सब काम करा पर राजीव कपूर के लिए कुछ भी नहीं। राम तेरी गंगा मैली की फीमेल लीड मंदाकिनी की परफॉर्मेंस ने ओवरशैडो कर दिया राजीव कपूर की परफॉर्मेंस और प्रेजेंस को मूवी में। एंड दो राजीव कपूर इज फेमस फॉर हिज एसोसिएशन इन द मूवी, फिल्म को याद आज भी मंदाकिनी के बोल्ड परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है। राजीव कपूर ने फिर अपना फोकस शिफ्ट किया प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, टीवी शोज बनाने में, पर वो भी नहीं चला और उनकी गुमनामी ऐसी कि कब वो गायब हुए किसी को पता ही नहीं चला। फिल्म तुलसीदास जूनियर से राजीव कपूर ने एक कमबैक करा 30 साल बाद, पर फिल्म के रिलीज से पहले ही उनका देहांत हो गया। एंड उसी के साथ खत्म हो गए राजीव कपूर के सपने बॉलीवुड में अपना खुद का नाम बनाने के। और कपूर फैमिली के ऐसे बहुत से नाम और रहे जिन्होंने अपना नाम बनाने की कोशिश करी, कुछ ने अच्छा काम भी करा, बट लोगों ने उनके नाम को, उनके काम को कभी वो स्पॉटलाइट नहीं दी। चाहे वो कुणाल कपूर हो, शशि कपूर के इकलौते बेटे जिन्होंने कई इंडी आर्ट्सी फिल्म जैसे सिद्धार्थ, श्याम बेनेगल की जुनून, गोविंदा नलानी की विजेता जैसी फिल्मों में अपना एक रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन दिया हो, या उनकी एड फिल्म कंपनी एड फिल्म वाला जिसने कई एंटरटेनमेंट फिल्म जैसे सिटी ऑफ जॉय, फ्रेंच फिल्म ले कैक्टस, फायर इन पैराडाइज को मार्केट किया हो, और आज गुमनामी में कमर्शियल फिल्म जैसे सिंह इज ब्लिंग, पानीपत में छोटे रोल्स कर रहे हो, या फिर ऋतु नंदा, राज कपूर की बेटी जिन्हें कभी फिल्म जगत में काम करने का मौका ही नहीं मिला, पर उन्होंने इंश्योरेंस की दुनिया में अपना नाम कमाया। उनके पास रिकॉर्ड भी है एक दिन में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने का। एंड ये अच्छा काम करने के बाद वाली गुमनामी पृथ्वीराज कपूर तक के समय तक जाती है, जहां त्रिलोक कपूर हु गेव मोर हिट्स देन एनी मेंबर्स इन द कपूर डायनेस्टी, इंक्लूडिंग अपने खुद के भाई पृथ्वीराज कपूर और उनके ग्रेट ग्रैंडसन रणबीर कपूर, उनका नाम भी वक्त के साथ कहीं खो गया। लेकिन कपूर डायनेस्टी जिसमें ऐसे बहुत से सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल कहानियों की भरमार है, कुछ गुमनामी में जिए जो कुछ अपने डिमाइस के बाद अपने काम की वजह से आज जिंदा है, चाहे वो नेपोटिज्म या टैलेंट की बात हो, उनके अनफेयर प्रिविलेज की बात हो, कपूर फैमिली का इंपैक्ट, उनका रेलेवेंस, उनका काम हमेशा से एक टॉकिंग पॉइंट रहा है जब भी हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं। कल्चरल नॉर्म्स हो या फिल्म मेकिंग टेक्निक्स को रिफाइन करना हो, चाहे वो बड़े बड़े फिल्मिंग सेट्स को रीइन्वेंट करना हो या विदेशों में सिविल कू का एक इंपॉर्टेंट फेज बन जाना हो, कपूर फैमिली ने एक ऐसा किंगडम बना लिया है जिसका इन्फ्लुएंस ना पहले खत्म हुआ है और ना आज। द कपूर फैमिली का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि पृथ्वीराज कपूर की फिल्मोग्राफी जैसे सिनेमा गर्ल, राजा रानी मीरा, अभिज्ञान जैसी फिल्में जो शोकेस करती थी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, रिफॉर्म्ड एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन का पर्सोना और साथ ही साथ कल्चरल वैल्यूज की बात जैसे पेट्रियार्की, फ्रीडम ऑफ स्पीच। 1937 में पृथ्वीराज कपूर स्टारर फिल्म प्रेसिडेंट, एक हिंदी रीमेक बंगाली फिल्म दीदी का, फॉर द फर्स्ट टाइम शोकेस द कंडीशन ऑफ मिल वर्कर्स इन द ब्रिटिश एरा एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम शोकेस अ लिबरल वुमेन रनिंग हर ओन फैक्ट्री। या फिर उनकी फिल्म दुश्मन which talked about the TB epidemic in the 30s, जिसने रिफॉर्म करा, एजुकेट करा इंडिया की बैकवर्ड क्लास को इस डिजीज के बारे में। या उसी फिल्म के लिए उस समय के वाइसरॉय फॉर किंग जॉर्जेस ट्यूबरकुलोसिस फंड लॉर्ड लिथिंगाउ से भिड़ जाना, जिनका मानना था कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये कुछ एग्जांपल्स है जिनसे ये साफ पता चलता है कि पृथ्वीराज कपूर अपने स्टारडम को, अपने इन्फ्लुएंस को यूज कर रहे थे फेम के लिए नहीं, बल्कि अपने देश को, अपने लोगों को इंस्पायर करने में, उस समय जब देश को, उन लोगों को इस इंस्पिरेशन की, इस उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कल्चरल रिमाइंडर के तौर पर पृथ्वीराज कपूर प्लेड द रोल्स ऑफ लॉर्ड राम, अर्जुन, राजा दशरथ, विक्रमादित्य, हरिश्चंद्र, इंस्टॉलिंग द प्राइड एंड रिमाइंडर इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री का, जिसको जरूरत थी बचाने की ब्रिटिशर्स की क्रूएल्टी से। उनका पहला प्यार थिएटर और उसमें उनका स्ट्रॉन्ग मार्क, इन्फ्लुएंस ऑल्सो शेप द आर्टिस्टिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया। उनके थिएटर प्ले जैसे गद्दार, जिसमें हिंदू मुसलमानों पर हुई उत्पीड़न दिखाई गई थी पार्टीशन के बाद, या फिर 1946 में दीवार, जो दिखा रही थी डेंजर ऑफ पार्टीशन जिसकी वजह से देश तबाह हो सकता है। उनका IPTA के साथ एसोसिएशन, जो वन ऑफ द फर्स्ट एसोसिएशन था तो थिएटर मैनेजमेंट और रिसोर्सेज को प्रमोट कर रहा था। उनका इन्फ्लुएंस, इंपैक्ट इस कदर था कि ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट, फर्स्ट एक्टर्स टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इस लेगेसी, इस इंपैक्ट को राज कपूर आगे लेके गए, जिन्होंने एरा लाया डायरेक्टर रन फिल्म स्टूडियोज का, क्योंकि अब रूल्स बदल गए थे, फिल्म बनाने के मायने बदल गए थे। तो राज कपूर का ऑरा था जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई सोसाइटी के पुअर सेक्ट की स्टोरीज को सुनाने की, साथ में फिल्म बनाने के इक्विपमेंट को अपग्रेड करना हो, फिल्म बनाने की टेक्निक्स को अपग्रेड करना हो, फिल्म के एक एक्टर के हिट गानों को लिखना हो, या फिर अपनी फिल्मों को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करना हो, जिसमें RK स्टूडियोज की फिल्म बूट पॉलिश बिकेम अ सेंसेशन एट द कान फिल्म फेस्टिवल, या फिर आवारा का टाइटल सॉन्ग जो रशिया में एक फ्रेंडशिप एंथम बन गया, या फिर उनका गाना मेरा जूता है जापानी जो सोवियत एंथम बन गया, एक सिंबल बन गया वहां की डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्रगल का। फेमस सोवियत सॉन्ग राइटर व्लादिमीर व्यस्टोस्की का कहना है कि रशिया में इंडिया की सिर्फ 3 चीजें फेमस है, भगवान राम, योगा
और राज कपूर। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया और रशिया के रिश्तों को मजबूत बनाने में। राज कपूर ने इंडियन फिल्मों को भी एलिवेट किया है, जहां पृथ्वीराज कपूर का इन्फ्लुएंस ऐसा था कि फिल्में अब सिर्फ कहानी पर नहीं एक्टर के नाम पर भी बन सकती थी। राज कपूर इन्फ्लुएंस्ड अ होल लॉबी ऑफ डायरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स टू बी मार्केटेड इन इंडियन सिनेमा। चाहे वो बी.आर. चोपड़ा हो, यश चोपड़ा हो, गुरु दत्त हो, देव आनंद के छोटे भाई हो, चेतन आनंद हो, सबके नाम बनने की शुरुआत राज कपूर की फिल्मों से हुई। 60s में शम्मी कपूर का कमर्शियल मूवीज में ऐसा इंपैक्ट कि सालों तक द ऑरा ऑफ रोमांस एंड सॉन्ग बिकेम एवरग्रीन ऑन द सिल्वर स्क्रीन। एंड अनलाइक उनके बड़े भाई राज कपूर, शम्मी कपूर को कभी लॉन्च नहीं किया गया एज अ स्टार। उन्होंने अपना नाम खुद बनाया अपने यूनिक स्टाइल से, अपने चार्मिंग प्रेजेंस से। वो खुद एक स्टार बने, कपूर डायनेस्टी में एक नया रंग लेकर आए, एक कमर्शियल सिनेमा सक्सेस बनके। देव आनंद, दिलीप कुमार और राज कपूर के सामने अकेले शम्मी कपूर मैनेज टू ओपन द डोर्स ऑफ द कमर्शियल सिनेमा टू मेनी न्यू कमर्स। आशा पारेख को ब्रेक देना हो, वैजंती माला का रेफरेंस एंड क्लासिकल डांसिंग सेटअप हो, शम्मी कपूर के पास वो सब था ऑफर करने के लिए हिंदी सिनेमा को। 18 फ्लॉप्स देने के बाद शम्मी कपूर का कमबैक को नेशनल इंटरनेशनल हर तरफ से सराहना मिली। फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट में उनका इन्फ्लुएंस हो, गिविंग होप एंड इंस्पिरेशन टू अ कंट्री जो बहुत समय से एक सिविल कू से गुजर रही हो, या फिर उनके छोटे भाई शशि कपूर के डायनामिक्स टू इन्फ्लुएंस द अफ्रीकन मार्केट विद हिज फिल्म्स व्हिच बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। शशि कपूर के इनिशिएटिव्स टू प्रमोट इंडी फिल्म्स, अपने फेम से, अपने चार्म से, अपने पिता की थिएटर लेगेसी को रिवाइव करना, उनके साथ मिलकर IFTR को और रिफॉर्म करना, पृथ्वी थिएटर को जुहू में एस्टैब्लिश करना, जो आज भी कास्टिंग डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स का एक हब है, जो आगे हिंदी सिनेमा में कई सालों तक अपना नाम बनाएंगे। या फिर ऋषि कपूर का कैरेक्टर रोल्स को रीइन्वेंट करना, जहां फिल्में वापस से अपनी कहानियों पर बेची जा सकती थी। रीइन्वेंटिंग द रोमांटिक एक्टर वाला फैक्शन इन बॉलीवुड, जो शम्मी कपूर हिट लाइन के बाद कहीं खो गया था। डिस्को वापस आ गया था, स्टाइलाइज्ड लाइट के सेटअप, डांस नंबर इंट्रोड्यूस हो गए थे, और फोर्थ जनरेशन का मैंटल उठाना करिश्मा कपूर का, री-इंट्रोड्यूसिंग स्टाइल, ग्लैमर फॉर बॉलीवुड्स न्यू एज एक्ट्रेसेस, एंड एट द सेम टाइम रीडिफाइनिंग कि एक एक्ट्रेस के नाम पर फिल्म को कैसे मार्केट करा जा सकता है। चाहे कमर्शियल सिनेमा हो, रियलिस्टिक सिनेमा हो, एक्टर एक्ट्रेस के बीच के पे गैप को कम करिश्मा कपूर ने करा, और उसके बाद उनकी बहन करीना कपूर ने सारे नॉर्म्स ही रीडिफाइन कर दिए रियलिस्टिक कमर्शियल सिनेमा के, रीडिफाइनिंग द स्टार कल्चर फॉर फीमेल एक्टर्स। एंड फाइनली आज रणबीर कपूर का फिल्म लैंग्वेज को ही क्वेश्चन करना, अपने खुद के यूनिक मिक्सचर ऑफ कमर्शियल और रियलिस्टिक सिनेमा के साथ। कमर्शियल सिनेमा हो, कंट्रोवर्शियल सिनेमा हो, या नॉर्म ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस हो, रणबीर कपूर किसी तरह आज भी अपना नाम और अपना फेम सक्सेसफुली हैंडल कर रहे हैं। उस समय में जहां 200-300 करोड़ देने वाले एक्टर्स भी अपने आप को एक गारंटेड हिट नहीं दे सकते, रणबीर कपूर की फिल्म अगर फ्लॉप भी हो जाए तो लोग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको ब्लेम देंगे, पर रणबीर कपूर की कमिटमेंट पर, उनकी एक्टिंग पर, उनकी परफॉर्मेंस पर कोई लाज नहीं उठाएगा। द कपूर्स हैव डन इट ऑल, अ मेगा हाउस शेयरिंग डिफरेंट ऑफिस ऑफ थॉट्स, सम फैमिली वैल्यूज, एंड स्टिल मैनेजिंग टू क्रिएट एन इंडिविजुअल इंपैक्ट। लेकिन इन सब में एक और विचार है, एक थोड़ा रिवॉल्टिंग सा थॉट, पर एक वैलिड थॉट इंडीड, कि एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां क्रिएटिव डिफरेंसेस के चक्कर में लोगों की सालों तक दुश्मनी हो जाती है, उस इंडस्ट्री में एक जनरेशनल फिल्म परिवार के, जिसमें क्रिएटिव लेंस के ही डिफरेंसेस थे, उनके आपस के मनमुटाव कैसे रहे होंगे, और अगर वो डिफरेंसेस थे तो वो कैसे थे? क्या वो सिर्फ पर्सनल रहे, प्रोफेशनल रहे? जब उनकी बनाई गई हर एक फिल्म एक दूसरे की फिल्म से अलग थी, तो उस डिवाइड ऑफ थॉट में एक्चुअली एक फैमिली वाली यूनिटी थी भी या नहीं? फिल्म फैमिली का नॉर्म इन द इंडियन सिनेमा स्टार्टेड विद द कपूर्स, और आज बॉलीवुड में बच्चन फैमिली की कंट्रोवर्सीज हो, खान परिवार की न्यूज हो, या रोशन फैमिली हो, कंट्रोवर्सीज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के स्कैंडल्स, फैमिली स्कैंडल्स, इन स्कैंडल्स की टीआरपी इनकी आने वाली मूवीज के अराउंड, एंड सालों तक इंटरव्यूज में रिपोर्टर्स के, जर्नलिस्ट के, यूट्यूबर्स के उन स्कैंडल्स पर तीखे सवाल। अब इसे इंटरपर्सनल फैमिली वैल्यूज बोले या फिर कपूर फैमिली की एक्सीलेंट पीआर बोले, कि कपूर फैमिली की इंटरपर्सनल relationships, उनके पारिवारिक माहौल is romanticized all along, dating back 50s तक, जहां उस समय रेडियो और न्यूज़पेपर्स में आर.के. बैनर की फैमिली पार्टीज, गणेश पूजास, फैमिली अपीयरेंसेस have always been the hot topics। आज भी कपूर फैमिली के फंक्शंस और दी टॉक ऑफ द टाउन। इतने कि रणबीर कपूर ने जब अपने घर पर एक लो वेडिंग करी तो इंडस्ट्री के लोग नाराज हो गए, जहां एक नेशनल लेवल पर राज कपूर की 100th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करा जा रहा है। लेकिन एक वो समय भी था जहां बबीता कपूर और
और नीतू कपूर की लड़ाई अपने पीक पर थी। अब इसे फैमिली वैल्यूज के डिफरेंसेस कह लीजिए, जहां बबीता कपूर एडमेंट थी कि करिश्मा कपूर फिल्मों में एक एक्ट्रेस बनेंगी, एंड वहीं अलेजिडली रिद्धिमा कपूर ऋषि और नीतू कपूर की बेटी को वो सेम चॉइस देने से इनकार कर दिया गया, जिसको बहुत सालों बाद करीना कपूर और रणबीर कपूर को अलेजिडली रिजॉल्व करना पड़ा था। या फिर एक नाइव, प्रॉम्प्टेड, अंडर कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट ऋषि कपूर, जिन्होंने 1973 में बॉबी का बेस्ट एक्टर का खिताब, एक रिवॉर्ड जीत लिया था एज हिज इनसिक्योरिटी टुवर्ड्स एन अप एंड कमिंग अमिताभ बच्चन इन जंजीर वाज सीपिंग इन। You got a film award in 1973 for best actor for Bobby. Yes. In the same year that Amitabh Bachchan acted in Zanjeer. Absolutely right. उनकी ट्रबल मैरिज नीतू सिंह के साथ हो या फिर एक शादीशुदा राज कपूर का रोमांटिक अफेयर नरगिस के साथ हो, जिनकी सारी कमाई आरके बैनर की एस्टैब्लिशमेंट में लगी थी, उनका मदर इंडिया के सेट पर सुनील दत्त से क्लोजनेस बढ़ जाना, उसके चलते राज कपूर का अपनी फैमिली से एक डिस्टेंस बना लेना, अपने दोस्तों के सामने सिगरेट बट से अपना हाथ जलाना, अपने काम में ऐसा घुस जाना कि अपनी एडिटिंग टीम के खिड़की पे काला पेपर लगा देना कि अंदर बैठी टीम को दिन और रात का पता ना चले, एक टॉक्सिक वर्क कल्चर को प्रमोट करना जहां उनके ऑफिस के लोगों को घड़ी पहनने तक की परमिशन नहीं थी, एंड ऑल ऑफ दिस हैविंग एन एडवर्स अफेक्ट ऑन ऋषि कपूर, जिन्होंने अपने आप को अपने पिता से डिस्टेंस कर लिया फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एंड फिर लाइफ का फुल सर्कल आना जहां उनके खुद के बेटे रणबीर कपूर का अपने पिता ऋषि कपूर के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप कभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, या ऋषि कपूर का एक अनईजी रिलेशनशिप अपने खुद के भाई राजीव कपूर के साथ, who was prompted to work more and more, but वो कभी हुआ ही नहीं। शमी कपूर की बोल्ड चॉइसेस, उनका एक रिबेल एटीट्यूड, टू डिसओन द सब्जेक्ट पाथ ऑफ कपूर फिल्म्स, एंड अपना खुद का नाम बनाने की एक जिद, जिसको उनके पिता राज कपूर अप्रूव नहीं करते थे पर एक रिस्पेक्ट की नजर से जरूर देखते थे। बट शमी कपूर बीइंग शमी कपूर बहुत नोटोरियस थे। एक समय पर उन्होंने पान पराग का एक एड करा, हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए, जिसके बाद राज कपूर ने उन्हें इस एटीट्यूड के लिए डांट लगाई कि वो नाम खराब कर रहे हैं कपूर लेगेसी का। He said, it's all your years and your contribution to the film industry. People will remember you now by पान पराग, पान पराग, पान पराग, ओ पान पराग। रणधीर कपूर की ट्रिपल मैरिज, बबीता कपूर का करिश्मा कपूर और करीना कपूर को अकेले रेस करना विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द कपूर, ये सब हमें मजबूर कर देता है एक लेंस ऑफ इंट्रिग डालने का उन चीजों पर जो कपूर फैमिली को करनी पड़ी अपनी लेगेसी को बचाने के लिए, एंड द थिंग्स दे हैड टू सफर फॉर बीइंग अ कपूर। क्योंकि लड़ाई तो हर घर में होती है, पर उस लड़ाई के लिए घर वाले पूरी दुनिया को आंसरेबल नहीं होते, अनलाइक द कपूर जहां हर एक चीज स्पॉटलाइट में थी। लेकिन आज इस कपूर फैमिली की 4th जनरेशन में, बच्चन, खान, देवगन, पांडे, भट्ट की 2nd या 3rd जनरेशन में, जहां एक पूरी भीड़ ऑफ क्रेडिबल एक्टर्स आज बॉलीवुड में अपना स्पेस बना रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपना मार्क छोड़ रही है, जो अब इजीली एक्सेसिबल है उनकी नीश ऑडियंस के लिए। आज जहां बात एक इंडिविजुअल ब्रांड की है, तो क्या कपूर फैमिली की लेगेसी आज और आने वाले समय में रेलेवेंट रहेगी भी या नहीं? सिनेमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रॉड इन द वर्ल्ड, या फिर रमाधीर सिंह के शब्दों में कहें तो, जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। जब तक एक कहानी है सुनाने लायक, एक परफॉर्मेंस है देखने लायक, लाइज वर्थ रिवीलिंग एंड ट्रुथ वर्थ टेलिंग, लोग सिनेमा देखते रहेंगे। आज भले ही छोटी इंडी फिल्में हों या बड़ी कमर्शियल मसाला मूवीज हो, मार्केट फोर्सेस डिक्टेट कर रही हैं कि आज वो सक्सीड करेगा जिसका एक इंडिविजुअल मार्केटेबल ब्रांड होगा, जिसमें अब फिल्म फैमिली का ब्रांड कहीं नहीं आता। हाँ, उसके बारे में बात करना एक फन, थोड़ा एजुकेशनल टॉपिक हो सकता है, बट अगर 2012 की फिल्मी मार्केट में दबंग 2, अग्निपथ, एक था टाइगर के बीच में एक छोटे बजट पे बनी गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्म लीव अ रेलेवेंट मार्क एंड चेंजेस द डायनामिक्स ऑफ बॉलीवुड फिल्म मेकिंग स्टाइल, तो आप तो अब स्टार की क्वालिटी भी नहीं देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू देख रहे हो। एक समय था जब बूट पॉलिश एंड नीचा नागर वर इंडियन जेम्स इन एट द कांस फिल्म फेस्टिवल, तो वहीं आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शायद पैसे देकर कांस के रेड कारपेट पर अपनी क्रेडिबिलिटी का स्टेटमेंट दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। आज जहां ओटीटीज का क्रेज है, आउटसाइडर्स को स्टार बनाने का क्रेज है, वहां दी कॉन्सेप्ट ऑफ अ फिल्म फैमिली मार्केट थोड़ा ऑब्सोलीट लगता है, क्योंकि आज रणबीर कपूर की फिल्में रणबीर कपूर के नाम पर मार्केट करी जाती हैं, उनकी फैमिली के नाम पर नहीं। सेम गोज विद ऋतिक रोशन, सेम गोज विद अनन्या पांडे और आलिया भट्ट और सारा अली खान। लेकिन फिर हिंदी सिनेमा का एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर है, एक ह्यूमन फैक्टर है कि अच्छा काम हमेशा याद रखा जाता है उन लोगों का भी जो दशकों पहले आए थे, जिनके ना ही पिता फिल्मों में काम करते थे और ना ही उनके जाने के बाद उनके बच्चे। बिना किसी फिल्मी फैमिली परिवार के भी सिनेमा लवर्स ने अच्छे काम को सराहा है, जिसमें शायद कपूर फैमिली के बहुत से मेंबर्स ने अपनी आर्टिस्टिक चॉइसेस और कमर्शियल अप्रोच से बैलेंस किया है, और शायद ये सबसे बड़ी वजह भी रही है कि एक अप एंड कमिंग मार्केट में हम क्यों कपूर फैमिली की बात आज भी कर रहे हैं।
चाहे वो पृथ्वीराज कपूर का सिलेक्टिव येट ग्रैंड फिल्मोग्राफी हो, जिसमें एक ओवर द टॉप नुआंस एक्टिंग फॉर द कैमरा वाला एटीट्यूड रहा हो, या फिर द चार्म ऑफ राज कपूर इन अवारा, श्री 420 एंड हिज मसाला ड्रिवन फिल्म्स डीलिंग विद लव ट्रायंगल अंदाज हो, उनकी सेंसुअल मसाला ट्रीटमेंट टू केटर टू द यूथ बॉबी हो, और आज भी करीना कपूर का बोल्ड टेक उड़ता पंजाब में, रणबीर कपूर का प्लेबॉय पर्सोना ये जवानी है दीवानी में, या फिर उनका नाइव और फन फिजिकली डिसेबल्ड कैरेक्टर इन बर्फी हो। कपूर खानदान की परफॉर्मेंसेस का कॉन्ट्रास्ट बहुत अमेजिंग सा रहा है, व्हिच हैज बीन अ ट्रेंड सेटर फॉर मेनी न्यूकमर्स। हाल ऐसा है कि अब सिर्फ शाहिद या सैम बहादुर करके यू कैन बी अ क्रेडिबल आर्टिस्ट बट नॉट अ लॉन्ग रनिंग कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर इन द इंडस्ट्री। अब सिर्फ रेंज होना काफी नहीं है, आपको फिल्में करनी पड़ेंगी स्त्री और गोविंदा मेरा नाम जैसी भी। एंड ये डिबेट ऑफ कॉमर्स वर्सेस आर्ट सबसे बड़ा फैक्टर है हिंदी फिल्म के डायनामिक्स में। एक लाइव डांस शो को देखने का सबसे बड़ा ऑडियंस काउंट रहा है 40 लाख लोग फॉर अ BTS कॉन्सर्ट। लाइव 8 का 1983 का म्यूजिकल कॉन्सर्ट जिसमें पूरी दुनिया के सारे सबसे बड़े सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस ने परफॉर्म किया था, हैड एन अटेंडेंस ऑफ 72,000 पीपल। और अब ऑडियंस अटेंडेंस को मूवी बिजनेस के लेंस में देखो, एक ऐसी आर्ट फॉर्म जहां गाने हैं तो म्यूजिक इन्वॉल्व है, डांसिंग इन्वॉल्व है, एक्टर्स हैं तो द क्राफ्ट ऑफ परफॉर्मेंस इन्वॉल्व है, राइटिंग स्टोरी डायलॉग्स है तो लिटरेचर भी इन्वॉल्व है, लाइट्स कैमरा लेंस जैसे टूल्स इन्वॉल्व है, तो हर साल टेक्नोलॉजी है जो अपग्रेड हो रही है वो इन्वॉल्व है, एंड इन सब में तो पैसा लगता है, हेंस कॉमर्स बिकम्स एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द फिल्म मेकिंग बिजनेस, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि एक फिल्म की ऑडियंस उस फिल्म के रिलीज होने पर लाखों करोड़ों में होती है, चाहे वो सुबह 9 बजे का शो दिल्ली या मुंबई में हो, या फिर उसी सेम फिल्म का रात का शो सैन फ्रांसिस्को में हो। अलग अलग कल्चर से आए लोग, अलग अलग तरीके से आए लोग, अलग अलग देशों से आए लोग एक ही समय पर एक फिल्म देखते हैं, और उसमें क्राफ्ट और आपकी आर्ट का बराबर हिस्सा रहता है। अगर कमर्शियल स्पेस में फिल्म्स लाइक अंदाज, दीवार, बीवी नंबर 1, कभी खुशी कभी गम, अजब प्रेम की कहानी, एनिमल हो, तो उसका बैलेंस अनाड़ी, जुनून, जुबेदा, ओमकारा या फिर तमाशा जैसी फिल्में कर जाती हैं। एंड शायद इसीलिए द कपूर्स हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग द लेगेसी ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि ये सिनेमा की नींव उन्होंने रखी है, और नींव रखने वालों को तो हमेशा याद किया ही जाता है। एक समय की थर्ड वर्ल्ड ब्रिटिश रूल्ड कंट्री से आज एक सुपर पावर बनने की जर्नी में ये कपूर खानदान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है, अपनी कहानियों से, अपने इन्फ्लुएंस से, अपनी जनरेशन से, एंड देयर एफर्ट्स टू रिफॉर्म एन ऑडियंस, एक पिछड़े समाज की सोच उस समय पर जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी उस रिफॉर्मेशन की। आज भी एक रिस्पेक्टेबल लेंस से देश के बड़े एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, या फिर आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, नो वन कैन डिनाई द इंपैक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कपूर्स। एंड आज भले ही एक फैमिली डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट एक फन गॉसिप के लेंस से हम देख रहे हो, उनकी बनाई हुई फिल्में, उनके दिए हुए गाने, उनकी परफॉर्मेंसेस, उनके रिस्क, उनके एफर्ट आज भी कुछ मायने रखते हैं। और भले ही कल कपूर परिवार से, उस खानदान से एक्टर्स ना निकले, विच सीम्स स्लाइटली इम्पॉसिबल, बट सच तो यही रहेगा कि कपूर परिवार ने, कपूर खानदान ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, इंपैक्टफुल, इन्फ्लुएंशियल केस स्टडी तो बना ही दिया है फिल्म सिनेमा से प्यार करने वाले लोगों के लिए फॉर जनरेशंस टू कम। And thank you so much for watching till the end. अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यूट्यूब एल्गोरिथम कहते हैं कि यहाँ पर एक वीडियो, इनफैक्ट पूरी एक प्लेलिस्ट ऐसी और वीडियोस की है जो तुम्हें पसंद आएगी, इन्हें चेकआउट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।